पाठ 15। कितनी जमीन। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का शहर में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी बहन देहात में किसान के घर ब्याही थी। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई थी। बड़ी बहन अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो, शहरों में हम कैसे आराम से रहते हैं। फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, तरह तरह के स्वाद की खाने पीने की चीजें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। उसने कहा, हम सीधे साधे हैं तो क्या, चिंता से तो मुक्त हैं। तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकता है जीजी। अक्सर होता है कि आज जो अमीर है वही कल टुकड़े की मोहताज है, पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी न होगी। यही सोचकर हमें संतोष मिलता है। बड़ी बहन ने तुनक कर कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते भी भरते हैं, पर वह भी कोई जिंदगी है। सारी जिंदगी तुम्हारी बस यही हालत रहेगी, और तुम्हारे बच्चों की किस्मत में भी यही लिखा है। छोटी बोली, हमें तुम्हारी तरह किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। घर का मालिक यानी दीना बरामदे पर खड़ा औरतों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। हाँ, हमारे पास जमीन काफी नहीं है। हमारे पास भी ढेर सारी जमीन हो तो हम भी मालदार बन जाएंगे और हमें समाज में सम्मान भी मिलेगा। अब दीना रात दिन सोच में डूबा रहता कि कैसे अधिक से अधिक जमीन का मालिक बने और खूब फसल उगाकर धन जमा करे। अचानक एक दिन सौदागर ने उसे सूचना दी कि नदी के पार कोल जाति के लोग अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, वह भी औने पौने दामों में। यह सुनकर दीना की बाछें खिल गईं। उसने बताया कि वहां इतनी जमीन है कि तुम महीनों चलो तो पूरी न हो। वहां के लोग ऐसे सीधे हैं कि जमीन मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना अपने मित्र के साथ नदी पार चल पड़ा। दोनों आगे बढ़ते गए। चलते चलते दोनों 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि ये कोल लोग तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और मौज से रहते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था, पर थे भले सीधे स्वभाव के। दो अनजान लोगों को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उनके चारों तरफ जमघट करके खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषी की मदद से दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। कोल लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ दोनों को अपने सरदार के पास एक तंबू में ले गए। वहां पत्तों के बने गद्दे पर बिठाया और स्वयं नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। दीना ने बड़ी सी बालदार टोपी पहने कोल सरदार की ओर देखते हुए पुनः अपने आने का प्रयोजन बताया। कोल सरदार ने दीना से कहा, जितनी जमीन चाहे चुन लो। दीना ने पूछा, जमीन की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। कोल सरदार ने बताया। दीना समझा नहीं। उसने पूछा, दिन? यह दिन का हिसाब कैसा है? कोल सरदार ने साफ किया, हम तो जमीन दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो, वही तुम्हारी कीमत है ही दिन भर के 1000 रुपए। दीना अचरज में पड़ गया और बोला, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को नापा जा सकता है। सरदार हंसा, हाँ, क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है,
अगर तुम उसी दिन उसी जगह वापस ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। उसके लिए उन्होंने बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। दीना को रात भर नींद नहीं आई। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने चाय पीने से इनकार कर दिया। सवेरा होने पर वह मुंह अंधेरे उठ गया। कोल लोग भी उठे और बस्ती के बाहर इकट्ठे हुए। फिर सब चल पड़े। खुले मैदान में जब पहुंचे तो सरदार ने कहा, जहां तक आंखें जाती हैं वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें से जितनी तुम चाहे ले लो। सरदार ने अपने सिर पर से टोपी उतारी और जमीन पर एक स्थान पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहां से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने सरदार से फावड़ा लिया और पूरब की ओर मुंह करके चल दिया। कोल लोगों के साथ दीना का मित्र टोपी के पास खड़ा रहा। कुछ देर तक वह निडर होकर सीधा बढ़ता गया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई न दिया। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। उसने जूते उतारे और वहां पर फावड़े से निशान बनाया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता गया। गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। दोपहर हो आई थी। उसने सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह वहीं बैठ गया। रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। इस तरह कुछ देर तक बैठकर आराम करने के बाद फिर आगे बढ़ चला। गर्मी तेज हो चली तो भी दीना चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरफ भी उसने काफी लंबी राह नापी। उसने सोचा कि जमीन की ये दो भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली हैं, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। दीना ने वहां पर फावड़े से निशान बनाया और बाईं ओर मुड़कर 30 कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 चक्कर काट चुका था। उसने सोचा कि मेरी जमीन की एक भुजा छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। यह सोच दीना ने वहां तीसरा निशान बनाया और उस स्थान की तरफ मुंह करके लौट चला जहां से उसने जमीन नापना शुरू किया था। लेकिन अब चलने में मुश्किल होती थी। नंगे पैर जगह जगह से कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थीं। उसका दिल हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। जरा आराम करने का मन हुआ, लेकिन ये कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। अब उसके मन में विचार आने लगा। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त पर ना पहुंचा तो? दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वह तेज पर तेज कदम रखता गया, बढ़ता चला। लेकिन टोपी वाली जगह अब भी दूर थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। रह रहकर सोचता, सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वह और हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था, लेकिन दीना भी टोपी वाली जगह के बिल्कुल समीप आ पहुंचा था। कोल लोग उसे सामने दिखाई देने लगे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम रखी थी। तभी उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। दीना ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, ऐसा सोचकर कोल लोग बहुत खुश हुए। कोल सरदार ने प्रसन्न होकर कहा,
खूब खूब, देखो उसने कितनी बहादुरी दिखलाते हुए जमीन ले डाली। दीना का मित्र दौड़ा हुआ आया और उसे उठाना चाहा, लेकिन देखा कि दीना के मुंह से खून निकल रहा था। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 2 गज जमीन ही उसे नसीब हुई, वह भी अपनी जान देकर।